डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में क्रांतिक कोण क्या होता है ये समझाऊंगा और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना को समझाऊंगा। उस पर आधारित कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। आप जानते हैं, हाई स्कूल में आपने पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो आप हाई स्कूल की जो मेरी वीडियो है उसमें देख सकते हैं कि अपवर्तन की घटना क्या होती है। वो वीडियोस मैं 12th की वीडियोज हैं उनमें भी डाल दूंगा, आप उन्हें देख लेना, आपकी समझ में आ जाएगा कि अपवर्तन की घटना किस प्रकार से होती है। तो यहाँ आप समझ लें क्या होता है ये। पहले मैं आपको परिभाषा लिख देता हूँ और उसके बाद मैं आपको पूरा अच्छी प्रकार से समझा देता हूँ। तो ये क्या है, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, क्रांतिक कोण C कहलाता है। ये तो इसकी परिभाषा है। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ जो घटना अपवर्तन की है वो क्या होती है। हमने जब वो वीडियो बनाई थी आपको समझाया था, आप उसे देख लेना। इस प्रकार से ये एक पारदर्शी माध्यम है दो। मान लिया ये माध्यम एक ये सघन है। सघन का मतलब जिसके अणु पास पास होते हैं, और ये विरल है जिसके अणु दूर दूर होते हैं। जैसे मान लिया ये कांच है और ये हवा है, तो हवा विरल है और ये कांच सघन है। तो जब प्रकाश किरण, ये प्रकाश किरण है, जब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो यहाँ आप जानते हैं ये अभिलंब है। तो क्या होती है, ये प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। इस प्रकार से ये अभिलंब है, इससे दूर हट जाती है। ये वास्तव में यहाँ को जानी चाहिए थी, लेकिन ये इससे दूर हट जाती है। अब अगर हम सघन माध्यम में, ये कहलाता है I आपतन कोण और ये कहलाता है R यानी अपवर्तन कोण। अगर हम सघन माध्यम में ये कोण बढ़ाएं, इस प्रकार से धीरे धीरे बढ़ाते जाएं, तो ये R का मान भी बढ़ता जाता है इस प्रकार से। और एक विशेष आपतन कोण के लिए, मान लिया ये आपतन कोण है इतने वाला, ये इतना आपतन कोण है मान लिया, इसके लिए ये जो अपवर्तन कोण है ये कितना हो जाता है, 90 डिग्री। यानी ये जो अपवर्तित किरण है वो यहाँ से निकल जाती है। तो ऐसी स्थिति में कि जिस आपतन कोण के लिए, सघन माध्यम में जिस आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, ये कितना कोण है, 90 डिग्री है ये, तो वह आपतन कोण क्रांतिक कोण C कहलाता है। आप यहाँ इसे समझ लें, ये स्थिति है, ये आपतन कोण C कहलाता है। कब, जबकि ये किरण जो है, जो अपवर्तित किरण है, ये अभिलंब से कितने डिग्री का कोण बनाती हो, 90 डिग्री का। तो ये उस समय हम इस आपतन कोण I को C से प्रदर्शित करते हैं। क्रांतिक कोण इसे हम कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। तो आप यहाँ समझ गए होंगे कि सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, ये सघन माध्यम है, ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है। तो सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है। ये विरल माध्यम है तो इसमें अपवर्तन कोण होगा ही, और ये कितना होगा, 90 डिग्री। तो क्रांतिक कोण कहलाता है। ये जो कोण है ये क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण। इसके बाद है पूर्ण आंतरिक परावर्तन।
पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अगर आप ये जो आपतित किरण है इसके लिए आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे, यानी क्रांतिक कोण से आपतन कोण का मान ज़्यादा करेंगे, तो ऐसी स्थिति में जो ये अपवर्तित प्रकाश है ये विरल माध्यम में नहीं पहुंचेगा, वापस सघन माध्यम में ही चला जाएगा इस प्रकार से, यानी इसका सघन माध्यम में ही परावर्तन हो जाएगा। इस घटना को हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसमें दो माध्यमों के बीच प्रकाश किरण का अपवर्तन न होकर परावर्तन हो जाता है, यानी जो आपतित किरण है वो परावर्तित हो जाती है, तो ये कहलाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से, जो क्रांतिक कोण मैंने आपको बता दिया है, क्रांतिक कोण C से थोड़ा सा अधिक करने पर प्रकाश विरल माध्यम में न जाकर वापस सघन माध्यम में लौट आता है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। आप समझ गए होंगे। जब ये आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा अधिक होता है तो ये जो आपतित प्रकाश है ये दूसरे माध्यम में यानी विरल माध्यम में न जा कर के सघन माध्यम में ही वापस आ जाता है। ये घटना कहलाती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दो मुख्य बातें हैं इसमें, दो शर्तें हैं। एक तो प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, पहली तो ये शर्त है। ऐसी स्थिति में क्रांतिक कोण बनता है। आपतन कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं, तो ऐसी स्थिति में ही कहते हैं जब सघन से विरल में प्रकाश जाता है। दूसरी क्या है शर्त कि जो आपतन कोण है इसका मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, ये भी शर्त है। जब हमने ये आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा किया था तभी ये प्रकाश वापस उसी माध्यम यानी सघन माध्यम में लौट गया था। ये स्थिति है। मान लिया ये तो क्रांतिक कोण है C, और अगर आपने इससे ज़्यादा कोण पर कोई प्रकाश आपतित किया है, ये क्रांतिक कोण है, अगर इससे ज़्यादा कोण पर आपने प्रकाश को आपतित किया है तो संपूर्ण प्रकाश जो है ये उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को कहा जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगर ये I है, आपतन कोण है, तो ये भी I ही होगा। परावर्तन के नियमों का इसमें पूर्णतया पालन होगा। अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण
में संबंध। मान लिया ये जो माध्यम है ये वाला, ये माध्यम 2 है सघन, और जो विरल माध्यम है वो 1 है। इसे हमने 1 से प्रदर्शित किया और इसे 2 से प्रदर्शित किया। तो अगर हम इसमें नियम लगाते हैं स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या कहता है? आप अपवर्तन के जो 2 नियम हैं उनमें पहला ही नियम है स्नेल का नियम, जिसे हम बोलते हैं यह है 2n1, यानी दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। यहाँ दूसरा माध्यम कौन सा है? यहाँ दूसरा जो माध्यम मैंने प्रदर्शित किया है सघन माध्यम। तो सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक हुआ, क्या हो जाएगा? साइन आई अपॉन साइन आर। कैसे? ये तो आई होता है कोण, आपतन कोण, और ये कोण होता है आर, अपवर्तन कोण। ये स्नेल का नियम है। यदि आई बराबर हो सी, यानी जो आपतन कोण है वो क्रांतिक कोण के बराबर हो, तब क्या होगा? अपवर्तन कोण आर का मान कितना होता है? 90 डिग्री। ये वो स्थिति है, ये वाली स्थिति है जब ये कोण 90 डिग्री का था। तो आप इसे लिख दीजिए 2n1 बराबर साइन सी, आई की जगह सी हुआ और साइन आर साइन 90 हो जाएगा। साइन 90 का मान होता है 1, तो 2n1 बराबर हो जाएगा साइन सी। आप जानते हैं पहले से हमने आपको बताया हुआ है कि जो 2n1 है वो बराबर होता है 1/1n2, यानी दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले का जो अपवर्तनांक है वो बराबर होता है 1/ पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 1/1n2 इक्वल हुआ साइन सी। ये फॉर्मूला हुआ, ये भी फॉर्मूला है। इसमें हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे 1/ANG बराबर साइन सी। इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1n2 बराबर 1/sin सी। ज़्यादातर इसी रूप में ये होता है, पढ़ा जाता है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं और इसे इस प्रकार से लिख देंगे, ANG इक्वल हो जाएगा 1/sin सी। एक बात आपको और याद रखनी है, नोट आपको ध्यान रखना है। क्या है? आप जानते हैं कि जो अपवर्तनांक है माध्यम का, वो लाल रंग के लिए, जो लाल रंग है, लाल रंग के लिए होता है न्यूनतम, और जो बैंगनी रंग है, बैंगनी रंग के लिए होता है अधिकतम अपवर्तनांक। क्या है ये? अपवर्तनांक। लाल रंग के लिए न्यूनतम यानी सबसे कम होता है और बैंगनी रंग के लिए अधिकतम होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो क्रांतिक कोण है, क्रांतिक कोण हो जाएगा, जो क्रांतिक कोण है वो लाल रंग के लिए अधिकतम हो जाएगा, ज़्यादा होगा, और बैंगनी रंग के लिए ये सबसे कम न्यूनतम होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये लाल रंग के लिए क्रांतिक कोण का मान सबसे अधिक और बैंगनी रंग के लिए क्रांतिक कोण का मान सबसे कम होता है। आप देख रहे हैं यहाँ अपवर्तनांक और जो क्रांतिक कोण है उसमें व्युत्क्रम अनुपात है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उल्टा अनुपात है। यहाँ लाल रंग के लिए अपवर्तनांक अगर न्यूनतम है तो लाल रंग के लिए क्रांतिक कोण का मान अधिकतम होगा। बैंगनी रंग के लिए अगर ये अधिकतम है तो क्रांतिक कोण इसके लिए न्यूनतम होगा।
आप इसका एक दो उदाहरण आप बुक से अपनी पढ़ सकते हैं। जैसे एक कांच में जो पड़ी हुई दरारें हैं वो चमकदार दिखाई पड़ती हैं, पानी में बना जो बुलबुला है वो चमकदार दिखाई पड़ता है। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण हैं। अब जो बहुत इम्पोर्टेंट है, एक तो आपको पढ़ना है हीरे की चमक, उसे आप पढ़ लेना। हीरे के अंदर जो है ये जो प्रकाश की किरणें जब पहुंच जाती है तो उसका बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहता है, और जब वो बाहर निकलती है हीरा चमकदार दिखाई पड़ता है, क्योंकि हीरा जो है एक विशेष प्रकार से काटा जाता है जिससे कि उसमें जो जाने वाली किरण है उसका बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो। एक बहुत इम्पोर्टेंट है रेगिस्तान की मरीचिका। रेगिस्तान की मरीचिका ये क्या है? रेगिस्तान में जैसा बहुत गर्मी होती है और रेत का स्थान होता है, तो ऐसे स्थानों पर गर्मी बहुत पड़ती है। जब गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो क्या होता है, जब आप ऐसे स्थान पर जाते हैं तो वहाँ कभी कभी आपको एक भ्रम हो जाता है कि पानी है, आगे कुछ दूरी पर पानी का भ्रम उत्पन्न होता है। तो इस भ्रम को हम रेगिस्तान की मरीचिका कहते हैं। कैसे होता है ये भ्रम उत्पन्न? आप देखिए, ये मान लिया रेगिस्तान है, ये रेत पड़ा हुआ है, तो जब सूर्य की किरणें यहाँ पड़ती हैं तो ये रेत बहुत गर्म हो जाता है। तो ये रेत गर्म होने से क्या होता है, इसके पास की जो वायु है वो भी काफ़ी गर्म हो जाती है। ऐसे ही ऊपर की जो परतें हैं वायु की वो भी गर्म हो जाती है। तो लेकिन जो नीचे वाली परत है, भूमि के पास वाली जो परत है वो सबसे ज़्यादा गर्म होती है। अब जैसे ही सूर्य का प्रकाश यहाँ पड़ता है किसी वस्तु पर, मान लिया यहाँ कोई पेड़ खड़ा हुआ है, इधर आप हैं, तो क्या स्थिति होती है, ऊपर वाली जो परत हैं वो सघन होती हैं और नीचे वाली जो परतें हैं वो विरल होती चली जाती हैं, क्योंकि जहाँ ज़्यादा गर्मी होगी वहाँ की जो वायु है वो विरल होगी, उसके अणु दूर दूर होंगे। तो इधर विरल है नीचे वाली, ये उससे ज़्यादा सघन, ये उससे ज़्यादा सघन, ये उससे ज़्यादा सघन, ये उससे ज़्यादा सघन। यानी जो प्रकाश किरण, अगर मान लिया यहाँ कोई पेड़ खड़ा हुआ है, यहाँ से प्रकाश किरण चलती है तो ये सघन से विरल माध्यम में आती है। इस प्रकार से इसका क्या होता रहता है, इसका अपवर्तन होता रहता है इस प्रकार से। तो बार बार जो विभिन्न लेयर्स हैं उनसे इसका अपवर्तन होता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि जो आपतन कोण का मान है वो क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो जाता है, और ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये जो किरण है इस किरण का इस लेयर से, जो ये हवा की लेयर है, परत है, इससे पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है और ये आगे न जा कर के ये फिर वापस लौट जाती है उसी माध्यम में। तो इस प्रकार से ये फिर ऐसे ही अपवर्तित होती हुई, जब मान लिया यहाँ कोई आदमी खड़ा हुआ है, ये आदमी खड़ा है यहाँ, तो जब ये किरण इसकी आँख में पहुँचती है तो क्या होता है, ये जो किरण है इस आदमी को यहाँ से आती हुई दिखाई नहीं पड़ती, बल्कि कहाँ से आती हुई दिखाई पड़ती है, ये किरण यहाँ से आती हुई दिखाई पड़ती है। इस प्रकार से पीछे से आती हुई दिखाई पड़ती है। यानी इस वृक्ष का जो प्रतिबिंब है ये इसे उल्टा दिखाई पड़ता है। अब रेगिस्तान में अगर आपको कुछ दूरी पर उल्टे वृक्ष दिखाई पड़ रहे हैं तो क्या होगा, आप क्या समझेंगे? आपको लगेगा, आपको भ्रम पैदा हो जाएगा कि यहाँ पानी भरा हुआ है, क्योंकि पानी में ही ऐसा होता है। पानी में आपको वृक्ष की उल्टी दिखाई पड़ती है या अन्य कोई वस्तु खड़ी हुई है वो उल्टी दिखाई पड़ती है, तो ये भ्रम पैदा हो जाता है कि यहाँ पानी है। तो इसे ही हम रेगिस्तान की मरीचिका कहते हैं। इसके बाद आपको एक और मरीचिका है ठंडे प्रदेशों की।
ठंडे प्रदेशों में क्या होता है, अगर यहाँ मान लिया कोई नाव है, ये सपोज पानी भरा हुआ है और ये पानी बहुत ठंडा हो गया है, आप देखते हैं कभी कभी ये जम भी जाता है झील वगैरह में, तो ये बहुत ठंडा है, तो नीचे की जो लेयर्स हैं वो सघन होती हैं अपेक्षाकृत ऊपरी लेयर्स की। जैसे जैसे ऊपर को जाते हैं तो जो लेयर हैं वो विरल होती जाती हैं, नीचे की ओर ये सघन होती जाती हैं, सबसे ज़्यादा सघन यहाँ होती है। तो जैसे ये है तो यहाँ से भी यही स्थिति आती है, जैसे जैसे ये यहाँ से किरण चलती हैं तो आगे चलकर इनका क्या होता जाता है, अपवर्तन होता जाता है, और अपवर्तन होते होते स्थिति ऐसी आती है कि एक स्थान पर इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। और अगर यहाँ कोई आदमी खड़ा हुआ है, जब वो इसकी आँख में पहुँचती है किरणें ये परावर्तित हो करके, तो उसे ये किरणें यहाँ से दिखाई नहीं पड़ती आती, बल्कि यहाँ से दिखाई पड़ती। तो अगर कोई वस्तु इस प्रकार से यहाँ है तो ये उल्टी लटकी हुई दिखाई पड़ेगी, इस प्रकार से प्रतिबिंब बन जाएगा। यानी अगर यहाँ नाव है कोई या जहाज है तो ये उल्टा लटका हुआ यहाँ दिखाई पड़ेगा। तो ये जो ठंडे प्रदेशों की मरीचिका है ये होती है। ये भी एक धोखा है, वास्तव में ऐसा नहीं होता है। और आप देख रहे हैं ये तब भी हो सकता है, अगर यहाँ कोई पहाड़ी है तब भी ये वस्तु आपको ऊपर लटकी हुई दिखाई पड़ सकती है, जबकि ये सीधे आपको दिखाई नहीं पड़ सकती। यहाँ से अगर आप देखोगे तो बीच में अगर ये कुछ है तो ये आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद।